what you are basically saying is that there is an intention, there is a noble intention by the government to bring in transparency using the system and infrastructure, but whether it will bring accountability and whether it will bring efficiency, only time will say. And you are also of the view that there are a lot of administrative and there are a lot of different layers which have been created in the scheme, which might delay or which might delay in justice and in disposal of cases. I think that's the basic which sir you are trying to suggest, if I am not wrong. And with this, I want to ask a question in terms of, if we talk about the scheme, what are the appeals which are covered under this scheme, sir? If you can throw some light on that, what are the scheme, कौन सी scheme है, कौन से appeals हैं जो कि scheme के अंदर में covered है? So what are the appeals which are covered under this scheme, which was announced by CBDT through press release dated 25th of September 2020? Okay. स्कीम को स्टडी करने से ये लगता है कि 246A में करीबन 24 तरह के ऑर्डर है जिनकी अपील पहले हम लोग CIT अपील के यहाँ करते थे, वो अपील हम कर सकते हैं। लेकिन एक प्रेस नोट बाद में आया, स्कीम से तो नहीं पता चल रहा था, स्कीम में तो सारे अपील के बारे में लिखा हुआ, लेकिन बाद में 25 सितंबर को एक प्रेस नोट आया जिसमें उन्होंने कहा कि सीरियस फ्रॉड, मेजर टैक्स इवेजन, सर्च केसेज, इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड ब्लैक मनी एक्ट के केसेज जो है वो इससे एग्जम्प्ट रहेंगे, यानी वो अभी फेसलेस नहीं हुए। वो अभी जैसे उसको अर्थ ये मैं समझता हूँ कि सेंट्रल सर्किल के जो अभी असेसमेंट होंगे सर्च एंड सीजर्स के और ये जो रिवीजन ऑफ टैक्स के होंगे वो अभी मैनुअली रहेंगे और उसको CIT अपील सेंट्रल उसको देखेंगे। Okay, thank you, sir. So what you are saying कि other than the serious frauds, major tax evasion, sensitive and search matters, अब सेंसिटिव एंड सर्च मैटर ना ये अगेन ब्यूरोक्रेसी में आ जाएगा, बिकॉज सेंसिटिव एंड सर्च मैटर क्या वो डिटरमाइन कौन करेगा, वो गवर्नमेंट करेगा। इंटरनेशनल टैक्स मैटर्स एंड ब्लैक मनी एक्ट, ये 5 डिफरेंट फील्ड्स है, उसके अंदर में जो CIT अपील के केसेस है वो CIT अपील में नहीं आएंगे। इसके अलावा अदर देन दीज एवरीथिंग विल कम अंडर दिस स्कीम फॉर CIT अपील। थैंक्स फॉर लेटिंग दिस नो, सर। एंड I also want to understand now that what are the orders against which appeal can be filed before CIT appeal? कौन-कौन से orders हैं? जैसे कि क्या 143(3) के orders हैं, क्या कौन-कौन से orders हैं जिसके अंदर में क्या 143(1) का जो इंटीमेशन है? बताया कि 246A में पहले से 24 प्रकार के ऑर्डर है जिनको कि हम उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर एग्रीव्ड है तो हम अपील कर सकते हैं। लेकिन उसमें मेनली अगर हम बात करेंगे जिसको कि नॉर्मली हम काम में लेते हैं कि 143(1) में अगर SAC एग्रीव्ड है तो वो अपील कर सकते हैं, 143(3) में अगर वो एग्रीव्ड हो गए ऑर्डर से तो वो उसके अगेंस्ट में अपील कर सकते हैं, 147 से अगर ऑर्डर से एग्रीव्ड है तो उसके अगेंस्ट में कर सकते हैं, 154 के ऑर्डर से एग्रीव्ड है तो उसके अगेंस्ट में कर सकते हैं, 271 के ऑर्डर से एग्रीव्ड है तो उससे कर, तो इस तरह के 24 प्रकार के ऑर्डर है उसके अगेंस्ट में हम अपील कर सकते हैं। अपील हमारे सर्च केसेज में भी होंगे, लेकिन वो सर्च केसेज में हमारे नेशनल फेसलेस अपील सेंटर में नहीं होकर के वो अभी हमारे सेंट्रल सर्किल के सेंट्रल CIT अपील जो है उस जुडिक्शन में उनकी अपील होगी। Okay, sir. If you permit, I can read little bit in terms of, so it will be beneficial for our participant. So basically, as per section 246A, there are 24 types of orders under which appeal can be filed under CIT appeal under this scheme, and some of those are 143(1), 143(3), 144, 147. ये कुछ हैं orders जिसके अगेंस्ट में अपील फाइल हो सकती है। I'm moving to the next topic. And now we will get into a procedure in terms of how can we file appeal under CIT appeals under the faceless regime. Sir, ये faceless regime में हम appeal file कैसे करेंगे? How will we file appeal? हमें ये तो पता है कि Form 35 होता था जब हम manually file करते थे, but उसको e-file कैसे करेंगे वो जरा बताइए। जैसे इसके लिए इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा आलोक कि पहले से ही हम लोग e-फाइलिंग कर रहे हैं अपील्स की। जो SAC अपनी रिटर्न को डिजिटल सिग्नेचर से कंपलसरी फाइल करना था, जैसे टैक्स ऑडिट के केसेज हो तो उनको पहले से ही हम लोग डिजिटल सिग्नेचर से, या जिनकी डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो वो वेरिफिकेशन करके अपील फाइल हो रही थी। तो अपील फाइल करने के सिस्टम में कोई चेंज नहीं हुआ है। अपील फाइल अपीलेंट अपने
पोर्टल पर, अपने रजिस्टर्ड पोर्टल पर फाइल करेगा, और जो डॉक्यूमेंट्स हम पहले देते थे वही डॉक्यूमेंट्स अभी भी देंगे। जैसे फॉर्म 35 हम उसको अपलोड करेंगे वहाँ। अब फॉर्म 35 का ही पार्ट स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स और ग्राउंड्स ऑफ अपील है, उसको हम लोग फाइल करेंगे। असेसमेंट ऑर्डर की कॉपी हम फाइल करेंगे, और डिमांड नोटिस की कॉपी हम अपलोड करेंगे वहाँ पर, और एक अपील फीस का चालान हम अपलोड करेंगे। तो जहां तक फाइलिंग करने की बात है, फाइलिंग करने की जो प्रोसेस है उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। Okay, sir. Okay, sir. Thanks. So what you are saying that the forms and the process have not been changed. We will still e-file the form 35, which we used to file manually. We will use scanned copy of demand notice and assessment order. We will need to have statement of facts and grounds appeal, and we also need to have copy of challan of appeal fees. ये तीनों चीज हम पहले भी यूज करते थे। अभी इन टर्म्स ऑफ क्या पेपर फाइल होंगे उसमें चेंज नहीं हुआ है, खाली प्रोसेस जो है वो ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गई है। Next thing which I want to ask you, sir, is what are the preconditions for filing appeal before commissioner appeals? What are the preconditions which need to be taken care of by SSE? देखिए, फेसलेस में इसमें डिटेल में इन्होंने अपना एक प्रोसेस दिया है। ये पहले से भी सेक्शन 249 में पहले से ही था प्री कंडीशन ये है कि अगर हमने रिटर्न फाइल की है तो हमको एडमिटेड टैक्स पहले से पेमेंट करना होगा, रिटर्न फाइलिंग के पहले, अपील फाइल करने के पहले, सॉरी। और अगर हमने रिटर्न फाइल नहीं की है और हमारा ऑर्डर जो है 144 में हो गया, एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया, तो उस केस में जो उस टैक्सेबल इनकम का ये एडवांस टैक्स जो होगा वो मुझे जमा करना होगा अपील फाइल करने के पहले। लेकिन वहाँ एग्जम्पशन लेने के भी प्रोविजन दिए गए हैं। एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में एपीलेंट सेंट्रल ये फेसलेस अपील सेंटर को अप्लाई करेंगे और वो देंगे कि किस ग्राउंड पर वो एग्जम्पशन चाहते हैं इस एडवांस टैक्स को पेमेंट को, और ये एप्लीकेशन चला जाएगा अपील यूनिट के पास, और अपील यूनिट अगर ये समझेगी कि ये रीजनेबल ग्राउंड्स है फॉर एग्जम्पशंस को, तो एग्जम्पशन ग्रांट कर सकती है अपीलेंट। Okay, sir. Thank you. The next thing which I want to ask is that what is the time period of filing appeal to commissioner? पहले जो होता था 30 दिन का टाइम लिमिट होता था सर मैनुअल डेज में, बट अभी क्या टाइम लिमिट बढ़ा है, घटा है, क्या है सर? देखिए, फेसलेस में टाइम लिमिट पर भी कोई चेंज नहीं हुआ, अल्दो इसके लिए एक पैराग्राफ दिया गया है। एक्चुअली ये स्कीम में 13 पैराग्राफ है, लेकिन पांच नंबर पैराग्राफ नंबर 5 में पूरी प्रोसीड्योर दी गई है। उसमें एडमिशन के स्टेज पर ही अपील यूनिट ये देखेगी कि विद इन 30 डेज अपील फाइल हुई कि नहीं, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ डिमांड नोटिस। लेकिन यहाँ अब एक ध्यान देने वाली बात है कि आज के दिन में डिमांड नोटिस की जो इश्यू डेट है वही आपके लिए रिसीव डेट होगी, क्योंकि जो डिमांड नोटिस जब इशू होती है तो साथ साथ ही आपके पोर्टल पर अपलोड हो जा रही है उसी दिन, और उसी दिन वो आपको ईमेल से भेजी जा रही है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि अब आपको वो रिसीट ऑफ डिमांड नोटिस का मतलब वही है कि जिस दिन उन्होंने डिमांड नोटिस इशू की है, और ये 30 दिन के अंदर उनको फाइल करना है। लेकिन किसी कारण से अगर 30 डेज में अगर नहीं फाइल कर सकता है एप्लीकेंट, कुछ रीजनेबल ग्राउंड्स प्रिवेंटेड दी एप्लीकेंट टू फाइल दी अपील विद इन 30 डेज, देन वो एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में उनको अप्लाई करेंगे, उनको एक पिटीशन डालेंगे नेशनल फेसलेस अपील सेंटर के पास में, और नेशनल फेसलेस अपील सेंटर उसको भेज देगी अपील यूनिट के पास में, और अपील यूनिट अगर उसको एग्जामिन करके पाएंगे कि ये रीजनेबल ग्राउंड्स था उनको फॉर नॉट फाइलिंग द अपील विद इन 30 डेज, तो वो उनकी अपील एक्सेप्ट कर सकते हैं और वहां उनको कॉन्डाउन कर देंगे वो डिले को। My next question was that only, sir, that can the authorities condone sorry for my bad throat, can the authorities can condone the time limit of 30 days which you have already answered? So when an appeal has been filed after 30 days, the appeal can still be accepted if there is a reasonable ground of that delay, and the appeal unit so selected can either condone the delay or admit the appeal on such ground, or can reject. Communication for that shall be made through NFSE. So वो आप सर वो उसने आपने पहले वो आंसर दे दिया था सर। The next question which I have, and these are the questions which we have got from our registered users. As I said that as of now 572 people are logged in this webinar from across the globe, and I thank everyone, and this motivates us to do such kind of webinars more, as Dipanjali has suggested that we will continue to do more webinars. So मेरा next सवाल जो है वो ये है कि
इज इट नेसेसरी टू पे एडवांस टैक्स बिफोर मेकिंग अपील टू कमिश्नर अपील्स? ये बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि जब हम ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं, इज इट नेसेसरी टू पे एडवांस टैक्स बिफोर मेकिंग अपील टू कमिश्नर अपील्स? देखिए, इसमें जो अभी मैंने जस्ट जवाब दिया है कि एक्चुअली वो प्री कंडीशन है। दो तरह के रिटर्न, दो तरह के केस हो सकते हैं। एक केस है कि हमने रिटर्न फाइल की और एडमिटेड टैक्स को जमा कर दिया, लेकिन एक केस ये भी हो सकता है कि हमने रिटर्न फाइल ही नहीं की और असेसिंग ऑफिसर ने बिना हमारी रिटर्न के आधार पर एक एक्सपार्टी ऑर्डर किया अंडर सेक्शन 144, जिसको बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी कहते हैं, और वो कर करके एक हमारी एसेस इनकम को एसेस कर दी। उसके अगेंस्ट में हम अपील में जब गए तो नियम ये है कि नॉर्मल नियम ये है कि जो हमारी एसेस इनकम है उस पर जो एडवांस टैक्स बनता है वो अपील फाइल करने के पहले हमें जमा करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम जमा नहीं कर पाए, कुछ ग्राउंड्स हमारे पास है जिससे ये वो हम असमर्थ हैं या हमारे पास रीजनेबल ग्राउंड है फॉर नॉट पेइंग द एडवांस टैक्स, तो हमको एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में फेसलेस अपील सेंटर को, नेशनल फेसलेस अपील सेंटर को हमको पिटीशन डालनी पड़ेगी और वो पिटीशन चली जाएगी अपील यूनिट के पास और वो एग्जामिन करेंगे। अगर वो पाएंगे कि इनके ग्राउंड्स रीजनेबल हैं तो वो एग्जामिशन दे सकते हैं फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स टू दोज एप्लिकेंट। Thank you, sir. So, my next question is, what are the different authorities under this scheme? Sir, please बताइए कि क्या-क्या different authorities? You said कि बहुत ज़्यादा authorities है, different layers हैं, different appeal units है. So, what are the different authorities under this scheme? देखिए, अथॉरिटी तो तीन ही है इसमें। आप पैरा 4 पढ़ेंगे, पैरा 4 ऑफ द स्कीम अगर आप पढ़ेंगे तो पैरा 4 में ये अथॉरिटी के बारे में बताया गया है। ये पहला होगा नेशनल फेसलेस अपील सेंटर, दूसरा होगा रीजनल फेसलेस अपील सेंटर और तीसरा होगा अपील यूनिट्स। लेकिन अभी अपील यूनिट्स बैक ऑफिस बन गई है। अपील यूनिट से डायरेक्ट कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। आपको नोटिस मिलेगी एनएफएफसी का, क्योंकि उनका रोल है सेंट्रल कोऑर्डिनेटर का। वो आपका कम्युनिकेशन जो अपीलेंट और अपील यूनिट के बीच में या एओ और अपील यूनिट के बीच में, वो सारा कम्युनिकेशन नेशनल फेसलेस अपील सेंटर होगा। तो सहूलियत के हिसाब से मैं इसे हाई कमांड भी कर सकता हूँ कि आज का हाई कमांड अपीलेट ये जो प्रोसीडिंग है तो इसमें एनएफएससी होगा। तो एनएफएससी का शॉर्ट वर्ड में हाई कमांड भी बोल सकता हूँ बीच बीच में, सहूलियत से आपको समझ में आ जाएगी बात कि ये हाई कमांड यानी नेशनल फेसलेस अपील सेंटर जो एक होगा, जो दिल्ली में है, और इसके हेड है अभी प्रिंसिपल डीजी सिस्टम, यानी इसके हेड जब भी करेंगे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या प्रिंसिपल डीजी के रैंक के ऑफिसर करेंगे। और इनका जो रोल रहेगा वो रहेगा एपीलेट ऑर्डर को इशू यही करेंगे, नोटिस ये इशू करेंगे, और कम्युनिकेशन जो होगा अपीलेंट और अपील यूनिट के बीच में वो भी इन्हीं के थ्रू होगा। और अगर असेसिंग ऑफिसर और अपील यूनिट के बीच में भी अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो भी इन्हीं के थ्रू होगा। दूसरा है रीजनल फेसलेस अपील सेंटर। रीजनल फेसलेस अपील सेंटर क्या है कि वो एक कैडर कंट्रोलिंग ऑफिसर चीफ कमिश्नर रैंक के ऑफिसर उसको हेड करेंगे और उसके अंडर में कई अपील यूनिट होंगी। तो जो अपील यूनिट होगी उसके परफॉर्मेंस को वो वॉच करेंगे, उसको वो कंट्रोल करेंगे। और अपील यूनिट जो मेन यूनिट है वो अपील यूनिट है, लेकिन वो अभी बैक ऑफिस के रूप में रहेगी, उसको हम नहीं जानेंगे, उनसे हमारा कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होगा। तो वो जो अपील यूनिट होगी उनका जो रोल होगा वो होगा कि एडमिशन ऑफ अपील, पहले तो अपील को एडमिट करनी है या नहीं करनी है। दूसरा है कि अगर एडिशनल ग्राउंड दिए तो उसको एडमिट करना है नहीं करना है। तीसरा है कि एडिशनल एविडेंस दिए तो उसको एडमिट करना नहीं करना, इंक्वायरी करना, इंफॉर्मेशन फ्रॉम एपिलेंट मंगाना, सीख करना, या फिर एओ से रिमांड रिपोर्ट मंगाना, अदर पर्सन से इंक्वायरी करना, ये सारा काम है। उसके बाद में इनको ऑर्डर बनाने का राइट नहीं है, ये फाइनल ऑर्डर नहीं बनाएंगे अपील यूनिट। अपील यूनिट सिर्फ ड्राफ्ट ऑर्डर बना करके हाई कमांड को भेज देंगे, यानी एनएफएससी को भेज देंगे। Okay, sir. Okay, thanks. Sir, next, what we want to ask is, what are the different compositions of appeal units? What are the different compositions of appeal units? अपील यूनिट्स का कंपोजिशन के बारे में बताया गया स्कीम में कि अपील यूनिट्स में एक या एक से अधिक सीआईटी अपील रहेंगे और उनके साथ कुछ इनकम टैक्स ऑफिसर, उनके सपोर्ट के लिए सेक्रेटरियल स्टाफ, इनकम टैक्स ऑफिसर, कुछ एक्सपर्ट का भी अपॉइंटमेंट होगा। इस तरह से वो एक अपील यूनिट का गठन है। ओके सर, ओके।
Next, which is very important, is that you have partly you have explained that also in terms of how communication will happen between the appellate, appeal units and different participants of the scheme. But अगर आप थोड़ा सा अगर एकदम brief में बता पाएं कि ये communication कैसे होगा between appellant and appeal units and between different persons of the scheme. Actually यही main जो है, ये स्कीम का जो मेन तर्क है ये इसी यहीं पर है, और ये इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, ये थोड़ा वक्त इसमें मैं लूंगा, और इसको समझने के लिए कुछ मैं वर्ड्स को भी थोड़ा शॉर्ट करके बता देता हूं। जैसे कि मैं नेशनल फेसलेस अपील सेंटर को हाई कमांड बोलूंगा, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि बार बार NFSC, क्योंकि नेशनल फेसलेस अपील सेंटर और नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर दोनों कॉमन हो जाते हैं NFSC करके, तो इसको हाई कमांड बोलेंगे हम लोग। और NFSC जो नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर को हम लोग AO के रूप में अभी करेंगे, क्योंकि रोल मोटा मोटी उसका भी AO जैसा ही है। तीसरा है कि एक AAS बराबर यूज आएगा, यानी ऑटोमेटेड एलोकेटेड सिस्टम, यानी AAS का यूज बराबर हम लोग करेंगे, और एक RMS का रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। ये 4-5 वर्ड को हम जरा शॉर्ट में यूज करेंगे तो थोड़ा कम समय लगेगा, क्योंकि अगर बार बार बड़े शब्द यूज करूंगा तो ज्यादा लगेगा। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले असाइनमेंट, आप अपील फाइल जब करेंगे, सबसे पहले जब आप अपील फाइल करेंगे तो ये अपील फाइल कैसे करेंगे, आप अपने रजिस्टर्ड पोर्टल पर उसको अपलोड कर देंगे। रजिस्टर्ड पोर्टल पर जैसे ही आप अपलोड करेंगे अपनी अपील को, तो वो अपील चली जाएगी हाई कमांड के पास, यानी नेशनल अपील सेंटर के पास चली जाएगी, NFSC नेशनल फेसलेस अपील सेंटर के पास चली जाएगी। अब ये हाई कमांड क्या करेंगे कि AAS यानी ऑटोमेटेड एलोकेटेड सिस्टम, ये एक सॉफ्टवेयर है उनके पास, उसको यूज करेंगे, उसको यूज ला करके ये अपील यूनिट का नाम उससे पूछेंगे, यानी आपकी अपील किस अपील यूनिट को जाएगी, ये हाई कमांड में नहीं जानते हैं, ये वो सॉफ्टवेयर ही बताएगा। AAS यानी ऑटोमेटेड एलोकेटेड सिस्टम जो है वो बताएगा हाई कमांड को कि साहब ये अपील आप फलाने अपील यूनिट को भेज दें। अब ये फर्स्ट अपील यूनिट, इसको मैं अपील AU1 भी कहूंगा, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में AU2 की भी बात करेंगे हम लोग, AU3 की भी बात करेंगे, तो कंफ्यूजन नहीं हो, तो AU1 के पास वो भेज देंगे। हाई कमांड आपकी अपील को AU1 के पास भेज देंगे। अभी सबसे पहले AU1 क्या करेंगे, A1 आपके जो ग्राउंड्स ऑफ अपील है उसको एग्जामिन करेंगे, और आपकी प्री कंडीशन, यानी सबसे पहले एडमिशन पे एक ऑर्डर पास करेंगे कि आपकी अपील एडमिट की जाए या नहीं की जाए। तो एडमिट करते समय अभी जस्ट पहले हम लोग ने डिस्कस किया कि वो विद इन स्टिपुलेटेड टाइम अपील फाइल है कि नहीं, वो देखेंगे कि 30 दिन के अंदर अपील फाइल आपने किया कि नहीं। अगर नहीं किया है तो आपने पिटीशन कॉन्डोन के लिए पिटीशन लगाई है कि नहीं लगाई, और पिटीशन लगाई है तो उसमें रीजनेबल ग्राउंड है कि नहीं है। दूसरा है कि आपने एडमिटेड टैक्स पेमेंट किया है कि नहीं किया, आपने, अगर आपका ऑर्डर 144 में है तो आपने एडवांस टैक्स पेमेंट किया है कि नहीं किया। अगर आपने एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं किया तो आपने उसके एग्जम्पशन के लिए कोई पिटीशन लगाई है कि नहीं, और पिटीशन लगाई है तो रीजनेबल ग्राउंड है कि नहीं। तो ये एक एक्सरसाइज जो इनिशियल स्टेज में सबसे पहले AU1 करेगा कि आपके अपील को एडमिट किया जाए या रिजेक्ट कर दिया जाए। जो भी डिसीजन वो अपने मेरिट के आधार पर लेंगे, वो एक राइटिंग में उनको ऑर्डर पास करना पड़ेगा, और ये ऑर्डर को ये इंफॉर्मेशन वो हाई कमांड को दे देंगे, और हाई कमांड इन्फॉर्म कर देगी अपीलेंट को कि साहब आपकी अपील एक्सेप्ट हुई है या फिर रिजेक्ट हो गई। तो ये एडमिशन स्टेज पर एक ऑर्डर इनको पास करना पड़ेगा। अब आप मान लीजिए कि आपकी अपील एडमिट हो गई। अब आपकी अपील जब एडमिट हो गई तो आप क्या करेंगे, तो AU1 अब फिर अपना काम शुरू करेगा, वो गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी सबसे पहले वो क्या करेंगे कि आपके ग्राउंड्स ऑफ अपील, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स और आपके असेसमेंट ऑर्डर को स्टडी करेंगे, और स्टडी कर करके वो एक लिस्ट बनाएंगे कि वो क्या एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन अपीलेंट से लेनी चाहिए, और जो भी वो लिस्ट बनेगी वो इंफॉर्मेशन दे देंगे हाई कमांड को, और हाई कमांड एक नोटिस सर्व कर देगी अपीलेंट को कि साहब ये तय समय में, उस नोटिस में समय भी रहेगा कि विद इन दिस टाइम यू हैव टू फाइल योर रिस्पॉन्स। अब वो स्टिपुलेटेड टाइम में अपीलेंट वो जो एविडेंस है या जो डॉक्यूमेंट्स है और अपना सबमिशन है वो फाइल कर देंगे अपने पोर्टल पर, अपने रजिस्टर्ड पोर्टल पर, और जब वो अपलोड करेंगे तो ये चले जाएंगे डॉक्यूमेंट्स सब हाई कमांड के पास, और हाई कमांड उसको जो है कम्युनिकेट कर देंगे AU1 के पास, यानी अपील यूनिट 1 के पास वो चले गए सारे। अब अपील यूनिट
एक और काम करेगी कि उनको लगता है कि कुछ एविडेंस कुछ अदर पर्सन के पास भी है, आपके कस्टमर के पास हो सकते हैं, आपके सप्लायर के पास हो सकती है, आपके लोनी के पास हो सकती है, आपके बैंकर के पास हो सकती है, तो वो एविडेंस भी अगर उनको जरूरत है तो उसकी भी वो रिक्वेस्ट डालेंगे हाई कमांड के पास, और हाई कमांड उस कंसर्निंग पर्सन को एक नोटिस देंगे और वो कंसर्निंग पर्सन फिर अपना रिस्पॉन्स अपने पोर्टल पर अपलोड करेगा, जो कि हाई कमांड के पास मिल जाएगा, और हाई कमांड उस कम्युनिकेशन को भेज देगी फिर से AU1 के पास। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स, आपके सबमिशन, एविडेंस AU1 के पास आ गए। अब वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर वो उनको ये लगता है कि इसके ऊपर एक रिपोर्ट मंगानी चाहिए AO से, तो वो कमेंट्स मंगाएंगे AO का, और वो फिर से हाई कमांड को ये लिखेंगे कि सारे डॉक्यूमेंट्स पर एक रिपोर्ट चाहिए हमको AO की। और वो AO का मतलब आप ये समझ लीजिए कि दोनों हो सकता है। अगर 25 सितंबर के पहले के असेसमेंट है यानी मैनुअल असेसमेंट किए हुए हैं तो वहां पर AO जो हमारा जुडिशनल AO उसके पास जाएगा, और अगर फेसलेस 25 सितंबर के बाद के फेसलेस असेसमेंट हुए हैं तो वो हो जाएगा फेसलेस असेसमेंट सेंटर के पास। तो यहाँ दोनों को मैं AO कहूंगा, क्योंकि जो भी असेसमेंट किया उसके पास जाएगा। अब ये डिमांड रिपोर्ट के लिए आ गया AO के पास। AO अब सारे डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करेंगे और एग्जामिन कर करके उसके ऊपर एक रिपोर्ट वो हाई कमांड को भेज देंगे, और हाई कमांड डिमांड रिपोर्ट भेज देंगे AU अपील यूनिट 1 को। अब इसमें जो स्कीम में एक और नई बात है कि अब असेसिंग ऑफिसर को अगर ऐसा महसूस होता है कि कुछ एविडेंसेज या डॉक्यूमेंट्स एपिलेंट से और लेने चाहिए, तो वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं हाई कमांड को कि आप AU को रिक्वेस्ट कीजिए कि इस एपिलेंट से इस इशू पर ये डॉक्यूमेंट्स या ये एविडेंस और मांगी जाए, और वो रिक्वेस्ट भी चली जाएगी हाई कमांड के थ्रू AU1 के पास, और AU1 उसको एग्जामिन करेगी और उसको पाएगी कि यस दीज आर द रेलिवेंट एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स फॉर डिस्पोजिंग द अपील। तो वो फिर से हाई कमांड को रिक्वेस्ट करेंगे कि ठीक है, ये अपीलेंट से ये इंफॉर्मेशन आप और मंगा कर दें, और वही सेम पहले वाला ही सिस्टम की वो अपीलेंट जो है अपने पोर्टल पर वो रिस्पॉन्स डालेगा, और वो रिस्पॉन्स हाई कमांड को मिलेगा, और हाई कमांड जो है उसको भेज देगा AU1 के पास। ओके सर, ये सारे चेंजेस नहीं अभी तो 1/3 भी नहीं हुआ है। इट विल टेक सम टाइम। This is the main, I was trying to break and explain, but you can continue. इसमें 10 मिनट में लूंगा, अभी 3 मिनट 10 से 15 मिनट और लगेंगे, तो इसको जरा सा मुझे ठीक से समझाने दीजिए, क्योंकि ये स्कीम का जो मेन जो हार्ट है यही है। बाकी चीज तो पुरानी है, उसी को उन्होंने रिपीट किया। अब सारी इंफॉर्मेशन उनके पास आ गई AU1 के पास। उनके पास आपके असेसमेंट ऑर्डर भी है, आपका सबमिशन है, आपका डॉक्यूमेंट्स एविडेंस जो आपने सबमिट किया वो है, AO ने रिमांड रिपोर्ट दी वो दे दिया। अब ये सबको एग्जामिन करने के बाद अगर AU1 को ये महसूस होता है कि ये एपिलेंट की टैक्सेबल इनकम एनहेंस होगी, यानी जो असेसिंग ऑफिसर ने जितने पर असेसमेंट किया उससे इनकम बढ़ जा रही है, यानी एनहेंसमेंट ऑफ इनकम हो जा रहा है, या उसकी पेनल्टी जो AO ने लगाई थी उससे ज्यादा भी पेनल्टी लगने के चांसेज है, या रिफंड जो है उसके कम होने जा रहे हैं, तो उनको एक शोकॉज नोटिस जाएगी एपिलेंट को। ये शोकॉज नोटिस बनाएंगे AU1, लेकिन ये भेज देंगे हाई कमांड के पास, और हाई कमांड वो शोकॉज नोटिस एपिलेंट के पास भेज देंगे, और एपिलेंट उसका उस जो शोकॉज नोटिस है फॉर एनहेंसमेंट ऑफ द इनकम, तो उसका जवाब जो है वो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे हाई कमांड के पास, यानी थ्रू पोर्टल के थ्रू हाई कमांड के पास जाएगा, और हाई कमांड के पास चला जाएगा ये AU1 के पास। अब AU1 के पास अब सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए। अब वो एक ड्राफ्ट ऑर्डर पास करेगा सबको एग्जामिन करके, और ड्राफ्ट ऑर्डर पास कर भेज देगा हाई कमांड के पास। लेकिन ये अभी ऑर्डर फाइनल नहीं हुआ, ये ड्राफ्ट ऑर्डर है। अब इसमें जो स्कीम में दिया है, आप पैरा 5 जब पढ़ेंगे डिटेल से, तो उसमें दिया है कि अगर एक स्पेसिफाइड अमाउंट तक डिमांड है, यानी सपोज हम प्रिज्यूम करते हैं क्योंकि अभी तक पब्लिक डोमेन में या कोई सर्कुलर नोटिफिकेशन उस स्पेसिफाइड अमाउंट के बारे में नहीं बता रहा है, तो ये आप एज्यूम कीजिए कि अगर एपिलेंट की 50 लाख की डिमांड या उससे ज्यादा हो, और वो स्पेसिफाइड अमाउंट की डिफिनेशन में अगर बाद में आ जाता है, तो वो ऑर्डर कंपल्सरी, यानी उसका रिव्यू कंपल्सरी होगा, वो रिव्यू कंपल्सरी होगा। अब जो स्पेसिफाइड अमाउंट से कम के जो एपिलेट ऑर्डर है, यानी ऐसे एपिलेट ऑर्डर जिनकी डिमांड स्पेसिफाइड अमाउंट से कम है, वो भी फाइनल नहीं होंगे। वहां पर वो क्या करेंगे
वहां पर ऑटोमेटेड टूल्स और ये आपको जो है ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेटेड टूल्स और आरएमएस यूज करेंगे। ये सारे सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर यूज कर करके वो ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये ऑर्डर को फाइनल किया जाए या रिव्यू में भेजा जाए। और वो सॉफ्टवेयर, जैसा कि स्कीम में कहा गया है कि सॉफ्टवेयर में अगर वो पास नहीं होते, उस पैरामीटर में पास नहीं होते हैं ऑर्डर, तो वो रिव्यू में चले जाएंगे ऑर्डर। और अगर वो पास हो जाते हैं तो ये आपको फाइनल हो जाएंगे, और फाइनल होने के बाद ये अपीलेट को ये सर्व हो जाएगा विद अदर अथॉरिटी। लेकिन अब AU1 का रोल खत्म हो गया, AU रोल का उन्होंने ड्राफ्ट ऑर्डर कर दिया, AU का रोल खत्म हो गया। अब हमको जो रिव्यू करना है, जो स्पेसिफाइड अमाउंट से ऊपर और जो RMS में पास नहीं हुए उन ऑर्डरों का, उसके लिए अब नई AU यूनिट का चुनाव होगा। तो ये चुनाव कैसे होगा? तो ये फिर AAS के थ्रू, ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम के थ्रू इसका चुनाव फिर से करेंगी हमारे हाई कमांड। और इसमें लेकिन ध्यान रखा जाएगा, जैसे 300 अगर AU है तो उसमें एक घटा दिया जाएगा, जिसने ड्राफ्ट ऑर्डर बनाया था उसको एक्सक्लूड करके, यानी 299 में से इसका सिलेक्शन होगा, अदर देन द AU हु हैज ड्राफ्टेड ड्राफ्ट ऑर्डर। अब ये उस AU2, इसको हम AU2 कहेंगे, अभी AU3 भी आ जाएगा इसमें, तो AU2 कहेंगे। तो AU अपील यूनिट 2 के पास हाई कमांड ये ड्राफ्ट ऑर्डर को भेज देंगे। अब वो AU2 क्या करेंगे, उनके पास ऑनलाइन सारे रिपोर्ट्स अवेलेबल है जो पहले से AU1 ने मंगाए थे, उस सबको एग्जामिन करेंगे, उस ड्राफ्ट ऑर्डर को एग्जामिन करेंगे, और एग्जामिन करने के बाद वो 2 डिसीजन ले सकते हैं। एक डिसीजन ये लेंगे कि हम इस ड्राफ्ट ऑर्डर को कंकर करते हैं और अपनी कंकरेंस की रिपोर्ट वो भेज देंगे हाई कमांड को, या फिर वो ये कहेंगे कि इस ड्राफ्ट ऑर्डर में मॉडिफिकेशन की जरूरत है और ये वेरिएंस रिपोर्ट या मॉडिफिकेशन रिपोर्ट वो बनाएंगे और बना करके ड्राफ्ट ऑर्डर के साथ हाई कमांड को भेज देंगे। अब अगर तो यहाँ पर AU2 का भी रोल खत्म हो गया। अब हाई कमांड के पास एक सजेशन या मॉडिफिकेशन रिपोर्ट आ गई, और एक AU1 के द्वारा दिया हुआ, एक मॉडिफिकेशन रिपोर्ट AU2 के द्वारा। अब हाई कमांड क्या करेगा कि फिर से AAS की सहायता से AU3 का चुनाव करेगा, AU3 का चुनाव करेगा, और वो भी उसमें भी वो 2 यूनिट को, यानी जिस यूनिट ने ड्राफ्ट ऑर्डर बनाया और जिस यूनिट ने रिव्यू किया, ये दोनों यूनिट को माइनस करते हुए, यानी इसको एक्सक्लूड करते हुए वो चुनाव करेगी। और जो चुनाव होगा सॉफ्टवेयर के थ्रू, उस AU को ये मॉडिफिकेशन रिपोर्ट तथा ड्राफ्ट ऑर्डर ये भेज दिया जाएगा। अब वो जो AU3 जो है, A3 सबको एग्जामिन फिर से करेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं, और एग्जामिन करने के बाद अगर फिर से उसको ये महसूस होता है कि इनकी एनहेंसमेंट हो रही है, इनकी लाइबिलिटी एनहेंस हो रही है, टैक्स लाइबिलिटी या इनकी पेनल्टी एनहेंस हो रही है, तो फिर से सो कोच देगा एप्लेंट को, और एप्लेंट फिर से जवाब देगा। और वो जवाब आ जाने के बाद वो एक रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर, यानी यहाँ भी फाइनल ऑर्डर नहीं बनेगा, ये रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर जाएगा हाई कमांड के पास, और हाई कमांड उस ऑर्डर को फाइनल करके सर्व कर देंगे एप्लेंट को और अदर अथॉरिटी। तो ये आपने देखा कि इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना ये रिव्यू पर रिव्यू, एक्चुअली जुडिशरी में ऐसा होता नहीं है कि सेम लेवल के कोर्ट जो है, जैसे हाई कोर्ट का डिसीजन कोई हुआ और उसका डिसीजन रिव्यू जो है फिर से दूसरे सेम लेवल के, अगर सिंगल बेंच है तो सिंगल बेंच रिव्यू कर रही है, या डबल बेंच में पास हुआ तो डबल बेंच, ऐसा होता नहीं है। लेकिन पता नहीं इन्होंने क्या सोच करके इस तरह से किया है, लेकिन अभी स्कीम यही है। ओके सर, थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग इन सच अ डिटेल्ड मैनर। ये मेरे को भी थोड़ा समझने में अब थोड़ा सा वो लग रहा है कि इतनी ज्यादा रिव्यू होगी। सर टाइमलाइन क्या होता है एक ऑर्डर पास करने का? आई थिंक विद इन 1 year दे हैव टू डिस्पोज ऑफ। सेक्शन 250 में ये पहले से प्रोविजन है कि ये CIT अपील को चाहिए कि 1 साल के अंदर में, यानी 1 साल कहां से, जब अपील फाइल एपिलेंट करते हैं एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से 1 साल के अंदर में उनको अपील डिस्पोज करनी चाहिए। लेकिन वहां एक वर्ड उन्होंने डाल दिया, एज फार एज पॉसिबल, जिसके कारण ये प्रैक्टिकल कभी पॉसिबल हुआ ही नहीं। वही दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग, बिकॉज इतना रिव्यू और इतना कुछ होगा ऑनलाइन में, तो आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल टू डिस्पोज ऑफ ऑर्डर्स इन 1 year, एटलीस्ट इन नेक्स्ट 2 to 3 years, because there is huge pendency. You were saying that there are more than 1500 cases which are given to each CIT appeal commissioner. So अगर 1500 केस है आज के दिन में, तो ये पॉसिबल लगता नहीं है कि 1 साल में होगा। बट सर वी विल मूव अहेड, एंड थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग the complete procedure step by step in such a detailed manner.
Today we have so many questions, so I will quickly jump into the other question, which say, and the second question is that, sir, whether we can have additional grounds which was not specified in the appeal in Form 35 before the CIT appeals. इसके लिए स्पेसिफिक प्रोसीड्योर दी गई है स्कीम में, और अगर इस एडिशनल ग्राउंड्स मुझे लेने हैं, एडिशनल ग्राउंड वो ग्राउंड होते हैं जो फॉर्म 35 के साथ हम फाइल नहीं किए, और वो एडिशनल ग्राउंड मुझे नेशनल फेसलेस अपील सेंटर को एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में तथा रीजंस बताते हुए कि किस लिए वो ओमिट हो गए ओरिजिनल अपील से, हमको फाइल करना पड़ेगा। और जो हाई कमांड यानी नेशनल फेसलेस अपील सेंटर भेज देगी इसको अपील यूनिट को, अपील यूनिट उसको एग्जामिन करेगी उस एप्लीकेशन को, और अगर पाएगी कि ये विलफुल डिफॉल्ट नहीं है या फिर ये अनरीजनेबल नहीं है तो वो उसको एडमिट कर सकती है। लेकिन इसके पहले एक और मुझसे छूट गया, ये जो एडिशनल ग्राउंड्स आएंगे वो हाई कमांड उसकी कॉपी भेज देगी एओ को भी, और एओ से एक रिपोर्ट मंगाएगी, और एओ की रिपोर्ट और साथ में एडिशनल ग्राउंड्स को भेजेगी अपील यूनिट को। और उसके बाद जो मैंने बताया वो प्रोसेस होगा कि अगर वो अपील यूनिट पाएगी कि, इसीलिए मैंने कहा कि ये जो एओ की रिपोर्ट है, ये एओ की रिपोर्ट अपीलेंट को मिलनी चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर नेचुरल जस्टिस का वायलेशन होता है। Okay, sir. Thanks for that. The next question is whether additional evidence other than those submitted at the time of original assessment can also be submitted by the applicant at the time of appeals to Commissioner Appeal. एडिशनल एविडेंस वो एविडेंस होते हैं जो कि हमने असेसिंग ऑफिसर को प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 143(3) या 147 या कोई भी प्रोसीडिंग जो हुई उसमें हमने नहीं दे पाए। और अब जब सीआईटी अपील के स्टेज पर यानी ये फेसलेस अपील के स्टेज पर अगर हम देना चाहें तो उसके लिए इन्होंने एक डिटेल्ड उसकी प्रोसेस बताई है। प्रोसेस ये है कि उसके लिए एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट होगा, उस प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में एप्लीकेंट एक रिक्वेस्ट भेजेगा, एप्लीकेशन भेजेगा हाई कमांड को कि ये हम एडिशनल एविडेंस लेना चाहते हैं। साथ में उस एप्लीकेशन में ये भी बताना पड़ेगा कि हम पहले से जानते हैं कि 46A में, रूल्स 46A में चार सर्कमस्टांसेस है जिसमें कि एडिशनल ग्राउंड्स, एडिशनल एविडेंस हम ले सकते हैं। तो वो हमको ये एप्लीकेंट को प्रूव करना पड़ेगा कि ये चार जो सर्कमस्टांसेस है इसके अंतर्गत ये आते हैं और इसलिए इसको एक्सेप्ट किया जाए, ऐसी रिक्वेस्ट हमको भेजनी पड़ेगी। अब वो चार सर्कमस्टांसेस क्या है वो सब हम जानते हैं कि एप्लीकेंट एविडेंस एओ को देने गया लेकिन एओ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। दूसरा है कि एओ ने मांगा था एविडेंसेज लेकिन सर्कमस्टांसेस प्रिवेंटेड एप्लीकेंट टू फाइल दी एविडेंसेज, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो गया उसका जब देने जा रहा था, या उसके घर में कोई डेथ हो गई या हॉस्पिटलाइज हो गया। तीसरा है कि एविडेंसेज आर रिलेटेड विद ग्राउंड्स ऑफ अपील विच ही वाज प्रपोज्ड टू गिव, वो देना चाहता था एओ को लेकिन वो ड्यू टू रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं दे पाया। और चौथा है कि एओ ने एडिशन कर दिया बिना अपॉर्चुनिटी दिए हुए, यानी कोई अवसर ही नहीं दिया रिब्यूटल का एप्लीकेंट को। तो वो उस केस में भी ये चार केस है जिसमें कि आपके एडिशनल एविडेंस एक्सेप्ट हो सकते हैं। तो आपको एप्लीकेशन में ये बताना पड़ेगा कि ये कौन से सर्कमस्टांसेज है और ये कवर करना चाहिए वो चारों। नंबर 1, अब पहले एडमिशन के ऊपर एक डिसीजन होगा, कि ये हम एडमिट करें कि नहीं करें। तो ये सारे एडिशनल एविडेंस सबसे पहले चले जाएंगे एओ के पास थ्रू हाई कमांड, और एओ अपनी एक रिपोर्ट भेज देंगे। रिपोर्ट फिर से हाई कमांड के थ्रू चले जाएगी यूनिट 1 का काम है, ये यूनिट 1 के पास जाएंगे और यूनिट 1 जो है इसको एग्जामिन करके ये पाएगी कि अगर ये रीजनेबल ग्राउंड्स है और एज पर लॉ है तो और 46A से कवर्ड है तो वो एडमिट कर लेगी। लेकिन एडमिट करने के बाद फिर से प्रोसेस होगा। ये तो हुआ कि आपके एडिशनल ग्राउंड्स को, एडिशनल एविडेंसेस को एडमिट कर लिए गए हैं, लेकिन अब अगर उसको कंसीडर करना चाहते हैं, उस एडिशनल एविडेंस को सीआईटी अपील कंसीडर करना चाहते हैं तो उनको फिर से एक अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी एओ को, और एओ को उस एविडेंसेस को फिर से भेजना पड़ेगा और उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि आप इसको क्रॉस एग्जामिन करिए, इस एविडेंसेस को आप क्रॉस एग्जामिन करिए, और अगर आपके पास रिब्यूटल के लिए कोई एविडेंसेज है तो उसको दीजिए। वो सारे एविडेंसेज के ऊपर एक रिपोर्ट देंगे एओ, और वो रिपोर्ट चली जाएगी
एयू के पास थ्रू हाई कमांड, और उसके बाद में उसको सारे को एग्जामिन कर करके एयू कंसीडर कर सकती है वो एडिशनल एविडेंसेस। Okay, sir. Thanks. Thanks for the detailed explanation. My next question, which has come from a practicing CA who is in Dubai, and he wants to know that what are the consequences of non-compliance of any notice or direction under the faceless scheme? क्या क्या consequences हो सकता है for non-compliance of any notice or direction under the scheme? देखिए, ये अभी पहली बार हमने देखा कि पेनल्टी का एक प्रोविजन ले आए इस स्कीम में। यानी अब सीआईटी अपील, अगर आप नॉन कंप्लायंस करेंगे तो सीआईटी अपील पेनल्टी प्रपोज कर सकते हैं एपिलेंट के ऊपर। ये इस स्कीम में ही पेनल्टी लगाने की बात है। दूसरी बात है कि अगर हम कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं सीआईटी अपील के नोटिस को, या उनका रिक्वायरमेंट को हम नहीं भेज रहे हैं और प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसका रिजल्ट होगा कि वो एक पार्टी ऑर्डर पास कर सकते हैं और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है ऑन रिकॉर्ड, आपने जो अपील फाइल करते समय फाइल किया या असेसमेंट ऑर्डर के साथ में, या एओ से वो कुछ कलेक्ट कर सकते हैं या अदर पार्टी से कलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद वो ऑर्डर पास कर देंगे। ओके सर। नॉन कंप्लायंस के लिए कोई परमानेंटली वेट नहीं कर सकते। ओके, एक्स पार्टी हो जाएगा अगर वहां पे नॉन कंप्लायंस चलता रहा तो। यस, लेकिन पेनल्टी भी वहां इंपोज करेंगे। पेनल्टी इंपोज करने का वो अपना प्रपोजल देंगे, ये स्कीम में है। Okay, sir. My next question is how the mistake which are apparent from record in the appeal order by NFAC be rectified. ये बहुत जरूरी चीज है सर। ओके, अगर कोई मिस्टेक जो फाइनल ऑर्डर आ गया, फाइनल ऑर्डर आने के बाद अगर कोई मिस्टेक पाई जाती है उस ऑर्डर में, तो एनएफएससी हाईकमांड को अगर ये लगता है कि कोई मिस्टेक हो गई तो वो सुमोटो भी उसका रेक्टिफिकेशन कर सकता है। सुमोटो अगर रेक्टिफिकेशन करेगा तो वो एयू को एक नोटिस देगा और एप्लेंट को नोटिस देगा और उसके रिस्पॉन्स को स्टडी करके कंसीडर कर करके वो एक ऑर्डर पास कर लेंगे। लेकिन एप्लेंट भी या एओ, एप्लेंट भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एओ भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और अपील यूनिट 1, 2 और 3 ये भी रिक्वेस्ट कर सकती है। अगर उनके ध्यान में कोई मिस्टेक आता है तो वो एक पिटीशन डालेंगे, और अगर एप्लेंट ने एप्लीकेशन दिया तो उसकी एक कॉपी दे देंगे, ये एओ से एक रिपोर्ट मंगाएंगे, और अगर एओ ने रिक्वेस्ट किया है तो एप्लेंट से उसके ऊपर कमेंट्स मंगाएंगे, मतलब एक दूसरे पार्टी का कमेंट्स मंगाएंगे, और वो जो कमेंट्स जब उनके पास आ जाएंगे तो हाई कमांड इसको एक एयू का चुनाव होगा, इसके लिए रेक्टिफिकेशन करने के लिए एक नई एयू का चुनाव होगा, उस एयू के पास भेज दिया जाएगा सारे डॉक्यूमेंट्स, और वो डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वो जो रिपोर्ट आई एओ के आधार पर वो रेक्टिफिकेशन कर लेंगे। Okay, sir. Now we will move ahead and take some queries from other participant. So, Mr. Anil Mukim, sir, has asked a question. He says that does it mean that appeal can be filed directly by the SSC without the help of a lawyer or a CA? Would it make possible for CA firm based out of any place to file appeals? उनका कहना है कि क्या हम बिना सीए या चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉयर के अपील फाइल कर सकते हैं क्या, और क्या कहीं से भी कर सकते हैं क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये पहले से प्रोविजन है। अल्टीमेटली अपील तो अपीलेंट ही फाइल कर रहा है, वो हमसे तो मदद ले रहा है, एआर से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, एडवोकेट को एंगेज करते हैं उनकी मदद के लिए, क्योंकि अपील में तो साइन जो है, सिग्नेचर जो है अपीलेंट की होनी है। अगर एप्लेंट इतना काबिल है, या खुद ही एडवोकेट हो, या खुद ही चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या इतना जागरूक नागरिक हो जिसको कि कानून के बारे में सारी जानकारी है, तो वो अपनी अपील अपने खुद से अपने पोर्टल पर फाइल कर सकता है, इसमें कोई रुकावट नहीं। ओके ओके ओके, एक और सवाल है, देयर इज वन मोर क्वेश्चन, is what is the option available with SSC if appeal has been filed under faceless scheme but there is no response from the department? अगर डिपार्टमेंट से रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा अपील फाइल करने के बाद, तो एसएससी को क्या करना चाहिए? देखिए, जो मैनुअल सिस्टम में था उसमें तो ऐसा होता था कि अगर मुझे अपील अर्ली डिस्पोजल ऑफ अपील की हम एक एप्लीकेशन लगा देते थे और उसके ऊपर हमारे अपील की हियरिंग हो जाती थी। वो अभी भी, चूंकि मैंने पहले भी कहा कि ये जुडिशरी का ही पार्ट है, अपीलेट फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी हो या सेकेंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, ये इनको जुडिशरी के फीचर्स रखने पड़ेंगे।
कोई भी एपिलेंट गिविंग द रीजनेबल ग्राउंड्स वो रिक्वेस्ट कर सकता है नेशनल फेसलेस अपील सेंटर को कि साहब हमारी अपील इस रीजन के कारण आप अर्ली हियरिंग का परमिशन दे या इसको अर्ली हियरिंग करा कर दें। अगर वहां से नहीं होगा तो लोग हाईकोर्ट भी जा सकते हैं रीड करने, क्योंकि ये प्रोसेस चेंज हुआ, अथॉरिटी तो वही है, प्रोसेस आपने बना दिया फेसलेस, लेकिन पावर्स से एप्लेंट के वही है और कोर्ट के पावर्स भी वही है। Okay, sir. Okay. One more question which I have got is, this is not directly related to appeals, but still I can ask. TDS in 26 AS is not appearing at the time of AO passed order, but now it is appearing in 26 AS. Whether the appeal for which the appeal is filed, whether it will be considered by ITAX appeal, income tax appeal, AO to allow TDS credit, क्या होगा उसमें, और क्या डिमांड वेकेंट हो जाएगी? 154 का मामला है, उनको एक 154 का पिटीशन डालना चाहिए एओ के पास में कि साहब ये 26 एस में जो क्रेडिट मुझे नहीं मिला है, अगर वो 26 के आधार पर जनरली दे देंगे एओ उनको क्रेडिट, अगर नहीं देंगे तो 154 के खिलाफ आप अपील फाइल कर सकते हैं। Okay, okay. I think we, with this, I am running out of time because sir had requested that he is available only for 1 hour. So we are running out of time. I still have at least 20 plus questions which I can ask. So maybe sir's permission say we can do a second part of appeals, or we can do just question and answers on appeals. And I will talk to sir and see whether we can do that. सर शुरू में कुछ लोग लेट से ज्वाइन किए थे, तो अगर आप 3 मिनट लेके अगर 2 से 3 मिनट में एक ओवरव्यू फिर से एक अपील का दे दें कि क्या है, एंड देन वी कैन क्लोज टुडेज वेबिनार। ऐसा है कि ये फेसलेस अपील में रिव्यू जो मेन हाई कमांड रहेंगे वो नेशनल फेसलेस अपील सेंटर, बोस रहेंगे नेशनल फेसलेस अपील सेंटर, और ये जो अपील यूनिट है वो हमारे बैक ऑफिस के रूप में काम करेगी। एपिलेंट अपनी अपील फाइल करेंगे और हाई कमांड जो है उसको असाइन कर देंगे एक सॉफ्टवेयर के द्वारा AU1 को। AU1 सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर करके वो एक ड्राफ्ट ऑर्डर पास कर लेंगे, ड्राफ्ट ऑर्डर भेज देंगे हाई कमांड को, यानी नेशनल फेसलेस अपील सेंटर को भेज देंगे। वो ड्राफ्ट ऑर्डर अगर स्पेसिफाइड अमाउंट से ऊपर है या उतना है तो उसका कंपल्सरी रिव्यू होगा, और अगर वो उससे नीचे है तो वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ये उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर यूज करते हुए ये पता लगाएंगे कि ये इस ऑर्डर को फाइनल करें या इसको भी रिव्यू में भेज दें। जैसा सॉफ्टवेयर मिलेगा रिजल्ट आएगा उस तरह से वो करेंगे। अगर उनको रिव्यू में करना तो फिर AAS की सहायता से एक यूनिट 2 का चुनाव कर देंगे, और यूनिट 2 चाहे तो कॉन्कर कर देंगे उस ऑर्डर को, या फिर उसको वो जो एक वो सजेशन रिपोर्ट भेज देंगे। अगर सजेशन रिपोर्ट हो गई तो यूनिट 3 को फिर चुनाव करेंगे ये वही सिस्टम से, और यूनिट 3 जो है वो एक रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएंगे और उसको उस तरह से फाइनल करेंगे। तो ये जो स्कीम बनी है ये ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए बनी है, लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा जुडिशियल इनपुट डालना पड़ेगा। जुडिशरी के इनपुट्स अलग होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेट्स के इनपुट्स अलग होते हैं, दोनों ही जरूरी है देश के लिए। तो लेकिन चूंकि अपीलेट अथॉरिटी एक हमारे जुडिशरी का पार्ट हुआ, भले ही वो डायरेक्टली कोर्ट के अंडर में नहीं आता, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में है, लेकिन उनका रोल जो है वो इंडिपेंडेंट ही होता है, तो इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ओके सर, I think, as I said, I'm sorry and I apologize for not taking more questions. As I said that we have time only till 2 p.m. and we will do part 2 of CITPL Q&A. And with this, I would say thanks to everyone who has joined in. Thanks for this motivation. And the idea behind these webinars is to bring in more information to keep you updated. Businesses, entrepreneurs, small business size, taxpayers, tax practitioners, our colleagues, our professional colleagues and brothers and sisters, so that we all are updated in terms of what's happening, because this government is very dynamic. If you see last year and last year, there were 4 budgets within a financial year. I mean, because of COVID and because of many things. So the laws are changing very dynamically. It's not that पहले क्या होता था 3 साल 4 साल तक सेक्शन
लोग बोलते थे सेक्शन वही है, सेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, पैरा सेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, बट नाउ यू सी दैट in every budget there are changes which are brought in, ordinance के through भी बहुत से changes लाए जा रहे हैं. So it's very important that we all are updated in our professional life, and so that we are able to serve well to our clients. And also business owners should know कि basic appeals का क्या होता है. See, now when we are closing, we are getting so many questions now, and I thank everyone, and I think sir एक second part लगता है appeals का करना पड़ेगा. We will decide internally. And with this, I thank everyone, and again I pray with folded hands that and I pray well-being of all the people in India and globally. You stay safe, अच्छे से रहिए, अपना केयर कीजिए, और कोशिश कीजिए कि कम से कम घर से निकलें, और जब घर से निकले तो पूरे के पूरे सेफ गार्ड के साथ निकलें, बिकॉज ये जो एक बहुत बड़ी हेल्थ पेंडेमिक और इमरजेंसी हमारे देश पे, उससे हमें बाहर निकलना होगा. Vaccination will take some time, but it's in our hand that we keep ourselves safe. And with this, enjoy time with your family, enjoy time with your friends. And with this, I will take your leave, and we will come again soon. We will announce the next webinar very soon, so that we continue to do what we are doing. And thanks again, sir, for joining in. Thanks, Dipanjali, for such a nice webinar which you have set up. Thanks team internally who have created the content, and thank you everyone again for joining in. Till that time, bye and take care, stay safe. Thank you. Thank you.